हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में मैंने टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपको बता दिया था, ठीक है। उसको अच्छे से कर लो, एक बार उसको अच्छे से रीड कर लो और उसके बाद हम स्टार्ट करते बच्चों और भी अदर टाइप देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं बच्चों, कितने टाइप के आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के बच्चों? हाइड्रोजन के कितने टाइप के आइसोटोप होते हैं देख सकते हो बच्चों आप। सबसे पहला होता है बच्चों आपका 1H1, इसको हम प्रोटियम बोलते हैं। सेकंड आपका होता है 1H2, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। थर्ड आपका होता है बच्चों क्या 1H3, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रिटियम। मैं नाम ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसका नाम होगा प्रोटियम। इसका नाम आपका क्या होगा बच्चों? प्रोटियम। इसका नाम आपका क्या होगा बच्चों? आपका यहां पर प्रोटियम। इसका नाम आपका हो गया प्रोटियम, ठीक है। H2 का नाम होगा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और इसका नाम होगा ट्रिटियम, ठीक है। ये ट्रिटियम, ट्रिटियम सॉरी, ट्रिटियम नहीं, ट्रिटियम, ट्रिटियम, इसका नाम होगा ट्रिटियम, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो देखना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आपका कितना बच्चों? यहां पर 1 है। और यहां पर प्रोटॉन कितना होता है? 0, ठीक है। प्रोटॉन कितना होता है? 0। इसीलिए हम इसको हमेशा क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना होता है बच्चों? आपका 0 होता है। सॉरी, यहां पर आपका प्रोटॉन कितना होगा बच्चों? यहां पर आपका यहां पर 1 होगा। यहां पर आपका देखो इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, ठीक है। प्रोटॉन भी आपका 1 हो गया। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस जेड। तो A माइनस जेड 1 माइनस 1, मतलब न्यूट्रॉन क्या है बच्चों? यहां पर 0। न्यूट्रॉन क्या है कि यहां पर बच्चों 0, यहां पर न्यूट्रॉन की वैल्यू 0। यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं, इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, ठीक है। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? A माइनस जेड, मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इसमें अगर मैं निकालना चाहूं, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। और अगर मैं न्यूट्रॉन निकालना चाहूं तो A माइनस जेड इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो यहां पर न्यूट्रॉन कितना हो गया बच्चों? आपका 2 हो गया। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि न्यूट्रॉन किसमें है, किसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है और किसमें न्यूट्रॉन आपका कम है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ये भी आपका स्टेबल होता है, ये भी आपका स्टेबल होता है, ये आपका उतना स्टेबल नहीं होता, ये आपका उतना स्टेबल नहीं होता, फिर भी हम इसको लिख देते हैं अनस्टेबल, ठीक है। ये एक्चुअली रेडियो एक्टिव होता है, ये एक्चुअली क्या होता है बच्चों? आपका रेडियो एक्टिव, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझो अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि अकरेंस, अकरेंस की बात करूं, अकरेंस की अगर मैं बात करूं तो अकरेंस इसका कितना होगा? 99.985%। इसका अकरेंस कितना होगा? 0.015%। और इसका अकरेंस आपका कितना होगा बच्चों? इसका अकरेंस होगा 10⁻⁻15। इतना इसका अकरेंस होता है बच्चों, इतना इसका अकरेंस होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, ये आपको अर्थ पे इतने फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर कि अगर मैं इसका टी हाफ, मतलब हाफ टाइम, मतलब हाफ टाइम वो टाइम जिसमें ये आपका, जिसमें देखो हाफ टाइम क्या होता है? जैसे A बना B, ठीक है, A बना B, तो शुरुआत में इसकी कॉन्सेंट्रेशन A है, यहां 0 है। अब अगर हाफ टाइम का मतलब कि कितने टाइम में ये अपने पुराने वाले कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। मतलब सिंपल बोलूं तो अगर ये आपका 100 ग्राम है तो ये 50 ग्राम कब होगा? दैट इज कॉल्ड हाफ टाइम। तो इसका हाफ टाइम होता है 12.33 ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका मतलब कुछ ये आपके इसके आइसोटोप है हाइड्रोजन के, जिसको आपको ध्यान रखना है। देखो ध्यान से बस इस चीज को ध्यान देना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ all isotopes is similar। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी आइसोटोप का क्या है बच्चों?
सिमिलर है। क्या है बच्चों, यहां पर सभी आइसोटोप का आपका सिमिलर है। सिमिलर का मतलब इसका 1s1 है, सभी आइसोटोप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। आप लोग खुद निकाल सकते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन में तो सिमिलर होगा। जब इसका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती है बच्चों, सेम होती है। बस इस चीज को ध्यान रखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट सेम होती है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से रखो, ध्यान से समझो, काफी ईजी है। ठीक है, ये तो हो गया आइसोटोप। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोजन की कंपाउंड्स पे। तो हाइड्रोजन का पहला कंपाउंड हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हाइड्राइड। क्या पढ़ने वाले बच्चों, हाइड्रोजन का पहला कंपाउंड हाइड्राइड। ठीक है, तो हाइड्राइड के बारे में पढ़ते हैं, देख लेते हैं। हाइड्राइड, ठीक है, ये इसके कंपाउंड्स होते हैं। अब ध्यान से समझना, हाइड्राइड क्या होता है बच्चों, एक्चुअली में हाइड्राइड आपका बाइनरी, इट इज अ फॉर्म ऑफ बाइनरी कंपाउंड। ये एक टाइप का क्या होता है बच्चों, आपका बाइनरी कंपाउंड होता है, जिसका जो जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला आपका क्या होगा, EXHY, ये इसका जर्नल फॉर्मूला होगा। ठीक है, जर्नल फॉर्मूला मतलब H का मतलब हाइड्राइड बता रहा है। ठीक है, हाँ, ये E कैन बी मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। E कैन बी नॉन मेटल, मेटल एंड सेमी मेटल्स। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। ये आपका बाइनरी टाइप का कंपाउंड होता है, बाइनरी टाइप का कंपाउंड होगा तो इसका जर्नल फॉर्मूला आपका क्या होगा, EXHY। ठीक है, और इसमें कोई भी मतलब बाइनरी क्यों होगा, बाइनरी कंपाउंड क्यों होगा, क्योंकि देखो ना इसमें दो ही टाइप के एटम होंगे। बाइनरी क्यों होगा, ड्यू टू द only two type of atoms are present, two types of atoms are present, ओनली दो टाइप के एटम आपके इसमें प्रेजेंट होंगे, इसीलिए ये आपका बाइनरी कंपाउंड होगा। ठीक है, यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड का टाइप्स क्या होंगे बच्चों, पहला होता है बच्चों आपका सैलाइन हाइड्राइड्स बोलो, या फिर आप बोलो आयोनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, सैलाइन हाइड्राइड्स या फिर आयोनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, जनरली फॉर्म, यहां पर इसका पहला पॉइंट ध्यान से, पहला पॉइंट बच्चों जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं उसके बाहर मेडिकल में तो एक वर्ड नहीं आएगा, और आईआईटी में भी आएगा भी ना तो कंसेप्चुअली वे में आएगा, लेकिन मेडिकल में तो डिट्टो कॉपी में से वैसा का वैसा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कल के पेपर में भी वही था। कल के पेपर में सोचा हुआ था थोड़ा टफ आएगा, लेकिन नहीं, आपका सिंपल क्वेश्चन। देखो, कल के पेपर में एक क्वेश्चन आया था बच्चों आपका एमओटी थ्योरी वाला। कौन सा आया था, एमओटी थ्योरी वाला। अब आपसे बोला था विच इज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें से एग्जिस्ट कौन सा नहीं करता, एक आपका C2 था, सेकंड ऑप्शन था N2 था, थर्ड ऑप्शन में कुछ भी ले लेता O2 था, और फोर्थ ऑप्शन था आपका He2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने करा रखा है आपको, ये क्वेश्चन करा रखा था, इसमें He2 ऑप्शन था, सीधा देखना था, सीधा। मैंने आपको बोला था इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 ही होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना होता है बच्चों, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 होता है। देख लो, आप देख लो। अब जो आएगा अब जो नेक्स्ट ईयर अगर एमओटी से क्वेश्चन पूछा तो इसके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में पूछेगा, इसके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में पूछेगा, नहीं तो आपका B2 का बारे में पूछेगा, B2 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ये दोनों क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब
ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझो। सलाइन हाइड्राइड एंड आयोनिक हाइड्राइड, इसके बारे में समझते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन था मेडिकल वालों के लिए। बस ये मान के चलो ये सिमिलर कॉपी का क्वेश्चन है, डिट्टो वैसा का वैसा ही छप के आएगा, ठीक है। और एक डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन भी काफी इजी आता है, ठीक है। देखो आप सबसे पहले सलाइन एंड आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है। तो इसमें क्या था, जनरली formed by first A and second A group metal, मतलब फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप मेटल से होता है, एक्सेप्ट बीई एंड एमजी। बी और एमजी को छोड़ के बाकी सारे आपके वो आयोनिक होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपका प्योरली कौन सा कैरेक्टर होगा, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। इसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। आप लोग निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू फजान रूल। आप लोग कैसे निकाल सकते हो? अकॉर्डिंग टू फजान रूल। अकॉर्डिंग टू फजान रूल आप लोग निकाल सकते हो, देख सकते हो। इसके बारे में मैं अभी बताता हूं। अब फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट क्या होगा बच्चों? फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। और सेकेंड ग्रुप को मेटल को हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बी और एमजी क्यों नहीं होगा। देखो सबसे पहले LiH, NaH, ठीक है, KH, RBH, CSH, ठीक है। अब इसमें फजान रूल लगाएंगे तो फजान रूल क्या बोलता है? पोलराइजेशन। फजान रूल आपका क्या बोलता है? पोलराइजेशन। मैंने पढ़ाया था, आप केमिकल बॉन्डिंग का आपका आधा रिवीजन यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। अब फजान रूल आपका क्या बोलता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के लिए आपका केटायन का साइज क्या होना चाहिए? केटायन का साइज आपका क्या होना चाहिए बच्चों? स्मॉल। केटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए और एनायन का साइज आपका क्या होना चाहिए बच्चों? लार्ज। ये मैंने बताया था। लेकिन यहां पर तो आपका एनायन तो सिमिलर है। एनायन सारे क्या है? H माइनस। वो एनायन सारे क्या है? H माइनस। तो यहां पर सारे के सारे एनायंस क्या है बच्चों? ऑल एनायंस आर सेम H माइनस। सारे के सारे एनायन आपके क्या है बच्चों? H माइनस। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो। अब हमको किसके हिसाब से निकालना है? अब हमको केवल और केवल क्या देखना है? स्मॉल केटायन और स्मॉल एनायन के बारे में। अब हमको किसके बारे में देखना है बच्चों? स्मॉल केटायन और स्मॉल एनायंस के बारे में, ठीक है। तो वो लोग आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। अगर मैं स्मॉल केटायन और स्मॉल एनायंस के बारे में समझूंगा तो देखना यहां पर H माइनस के फॉर्म में होगा। यहां पर हाइड्राइड, यहां पर हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में होता है बच्चों? इस टाइप के हाइड्राइड में H माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहां पर समझ सकते हैं कि फजान रूल में केटायन स्मॉल, तो कौन सा केटायन आपका स्मॉल है? ये वाला Li+। यहां से क्या निकलेगा? Li+। यहां से क्या निकलेगा? Na+। यहां से क्या निकलेगा? K+। यहां से क्या निकलेगा? Rb+। यहां से क्या निकलेगा? CS+। तो आप देख सकते हो कौन सा केटायन छोटा है। जो केटायन छोटा होगा फजान रूल के हिसाब से केटायन स्मॉल और एनायन लार्ज। तो जिसका ऐसा होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कोवलेंट कैरेक्टर किसका मैक्सिमम होगा। LiH का कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, NaH का फिर लेस होगा, फिर आपका क्या होगा? KH का लेस होगा, फिर आपका RBH का कम होगा, फिर आपका CSH का भी कम होगा, ठीक है। तो ये तो था कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। किसका था? कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर था, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर था। अगर मैं आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकालूं तो आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, रिवर्स हो जाएगा। ये इसका रिवर्स हो गया तो ये आपका आयोनिक कैरेक्टर। तो मतलब आयोनिक कैरेक्टर, तो आयोनिक हाइड्राइड आपका कौन? फर्स्ट ग्रुप में तो सब बना सकते हैं क्योंकि इसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा नहीं हो पाता, लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर इन सब में रिलेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, दिस इज फॉर अ व्हाट? फर्स्ट ए ग्रुप। अब नाउ मैं सेकंड ए ग्रुप की बात करता हूं। सेकंड ए ग्रुप की मैं कैसे निकालूंगा? देखते हैं। सेकंड ए ग्रुप में मैं सिंपल बोल सकता हूं, जैसे मेरे पास BeH2 हो जाएगा, MgH2 हो जाएगा, CaH2 हो जाएगा, SrH2 हो जाएगा,
BaH2 हो जाएगा, ये मेरे पास है। अब देखो फिर से इसमें H माइनस सेम हो गया। जब इसमें H माइनस सेम हो गया तो अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर इसके साइज के हिसाब से निकालूंगा तो Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस। अब आप देख सकते हो कौन सा कैटायन छोटा है, विच कैटायन इज स्मॉलर, विच कैटायन इज वेरी स्मॉल। ये वाला कैटायन स्मॉल होगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे तो आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, आयोनिक कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा। इसलिए BH2 तो जनरली आपका कोवेलेंट कंपाउंड ही फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन के साथ कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड। इस चीज को आप लोग ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। ये मैंने लिखा दिया, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका उल्टा करेंगे तो आयोनिक कैरेक्टर पहले की तरह, ठीक है। तो ये तो था हमारा इसके बारे में। नेक्स्ट अब हम समझते हैं ये स्टोइकियोमेट्री टाइप का होता है, मतलब स्टोइकियोमेट्री टाइप का कैसे होता है वो मैं बताता हूं। स्टोइकियोमेट्री टाइप का वो आयोनिक कंपाउंड होता है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट समझना बच्चों ध्यान से। ये आपका स्टोइकियोमेट्री कंपाउंड होता है। स्टोइकियोमेट्री कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो कैटायन और एनायन का जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। इंटीजर नंबर होगा कैसे, देखो CaH2 एज एग्जांपल में बात करूं, CaH2 में कि कैटायन कितना है, एक है, और एनायन कितना है, 2 है। तो कितना हो गया यहां पर कैटायन और एनायन का आपका इंटीजर आएगा, मतलब 9 आपका क्या बोलते हैं, डेसिमल में नहीं होगा, डेसिमल नंबर में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, मतलब पॉइंट में नहीं होगा। बस इतना मान लो Ca और कैटायन का रेशियो पॉइंट में नहीं होगा। तो कितना आ गया 5, ठीक है, 1/2 आएगा। मतलब यहां पर इसको इस तरीके से आप समझने की बजाय यहां पर कैटायन का भी नंबर आपका इंटीजर होगा, ठीक है, ऐसे समझो, और एनायन का भी नंबर आपका इंटीजर होगा। तो देखो एनायन का भी प्रेजेंस आपका इंटीजर होगा। देखो कैटायन का भी कितना है, 1 है। देखो यहां पर कैटायन का भी कितना है बच्चों, CaH2 की अगर मैं बात करूं तो Ca में कैटायन 1 है और एनायन मतलब H माइनस कितने, 2 है। तो इंटीजर है ना, दोनों इंटीजर नंबर है। तो इस टाइप के कंपाउंड को स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, जो आपका इस टाइप से होता है, ठीक है। नॉन स्टोइकियोमेट्री में मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर जैसे मैं एक सिंपल कंपाउंड लाता हूं, जैसे MH किसका लूं, KH का लेता हूं, ठीक है। KH का एग्जांपल लेता हूं। इसका मैं अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा, चाहे मैं एक्वस मीडियम में कराऊं, चाहे मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूं मोल्टेन स्टेट में। अगर मैं मोल्टेन स्टेट में इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा, तो आप समझना कि इसके पास एक कैटायन, H माइनस के पास यहां पर एक एनायन है। अब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। उस पॉइंट को फिर से एक बार देखो, जब तक देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। एनोड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने पूरा बताया था। इसी तरीके से एक भी पॉइंट अभी चेंज नहीं कर रहा। कैथोड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर ये गेन करेगा और ये वाला रिमूवल करेगा। रिमूवल कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा होगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन अगर आपका ज्यादा है तो रिमूवल करेगा। तो अगर मैं बोलना चाहूं तो एनोड पर कौन जाएगा, आपका एनोड पर जाएगा H माइनस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। जैसे ही H माइनस जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। H माइनस अपने में से दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और अब बाकी में देखते थे हाइड्रोजन गैस कैथोड पर होती थी। पहले जितने भी किए उसमें हाइड्रोजन गैस आपके कैथोड पर थी, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन गैस कहां आएगी, एनोड पर। क्यों, क्योंकि H माइनस होने की वजह से, ठीक है। पहले हमने H प्लस किया था, जितने भी H प्लस किया था। अब मैं आपको एक ना ट्रिक बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर H माइनस होगा तो एनोड पर है H2, ठीक है, एनोड पर H2। अगर H प्लस होगा तो कैथोड पर H2। बस इस चीज का ध्यान रख लेना।
माइनस होगा तो एनोड पर H2 और H प्लस होगा तो कैथोड पर H2, हमेशा यही होगा। तो यहां पर एनोड पर कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। नाउ अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये आयोनिक आपके आयोनिक सॉलिड, ये आपके आयोनिक सॉलिड के फॉर्म में होंगे। अब आयोनिक सॉलिड के फॉर्म में होंगे तो अगर मैं बोलना चाहूं आयोनिक सॉलिड क्या होता है, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर होगा। लेकिन इसका अगर मैं मोल्टन स्टेट में डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, मैंने आपको जनरली बताया था आयोनिक कंपाउंड के लिए, आयोनिक कंपाउंड इज जनरली नॉन कंडक्टर बट इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट इट विल बी इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है ये वाला। ठीक है, पुराना कंसेप्ट वापस रिपीट हो रहा है। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने 2-3 बार पढ़ा होगा तो ये कंसेप्ट आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर स्टेबिलिटी की बात करूं, देन आफ्टर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे निकालेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, सबसे सिंपल आयोनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, आज मैं आपको बताता हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, तरीका समझना। ठीक है, अगर आपका एनायन, अगर आपका एनायन मोनो एटॉमिक होगा, मोनो एटॉमिक, अगर आपका एनायन क्या होगा बच्चों, आपका मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का मतलब H माइनस। ठीक है, H माइनस हुआ एनायन आपका, Cl हुआ, Cl का X हुआ। ठीक है, मतलब हेलोजन, ये सारे मोनो एटॉमिक होंगे। मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम टाइप के। ठीक है, एक ही एटम मतलब जिसमें आपके और पॉली एटॉमिक कौन से होंगे, पॉली एटॉमिक कौन से होंगे आपके CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ये सारे आपके पॉली एटॉमिक एनायन होंगे। अब यहां पर H क्या है, मोनो एटॉमिक है। H क्या है बच्चों, आपका मोनो एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक के केस में हम क्या देखेंगे, लेटाइस एनर्जी। मोनो एटॉमिक के केस में हम क्या देखेंगे, लेटाइस एनर्जी। और पॉली एटॉमिक के केस में हम क्या देखेंगे, पॉली एटॉमिक के केस में हम देखेंगे फजान रूल। ठीक है, ये आपको मैं एस ब्लॉक में बताऊंगा, फिर मैं रिपीट करने वाला हूं सिमिलर कंसेप्ट। मोनो एटॉमिक के केस में हम क्या देखेंगे, लेटाइस एनर्जी, और पॉली एटॉमिक के केस में हम क्या देखेंगे, फजान रूल। फॉर व्हाट, आयोनिक कंपाउंड के लिए, किसके लिए, आयोनिक के लिए, आयोनिक के लिए, कोवलेंट के लिए नहीं। अगर मैं आयोनिक के लिए देखूंगा, अगर आपका एनायन मोनो एटॉमिक हुआ तो लेटाइस, अगर एनायन आपका इस तरीके से पॉली एटॉमिक हुआ तो फिर आपका क्या देखूंगा, फजान रूल, या फिर NO2 माइनस, इस तरीके से हुआ NO3 माइनस, तो मैं हमेशा फजान रूल देखूंगा। अगर मोनो एटॉमिक होगा तो मैं लेटाइस देखूंगा। ठीक है, तो लेटाइस कैसे देखूंगा, देखो समझो बात। लेटाइस एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता रखा है पीरियोडिक टेबल में। अब देखो वही चीजें मैं रिपीट करूंगा बहुत ज्यादा, तो अब आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, लेटाइस एनर्जी, लेटाइस एनर्जी का क्या होता है बच्चों, लेटाइस एनर्जी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था। आप अगर उस नोट्स को देखोगे तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा। डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका लेटाइस एनर्जी क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप मतलब लेटाइस एनर्जी आपका क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं इस तरफ जाऊंगा, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो देखो Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3, तो यहां पर क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ने की वजह से लेटाइस एनर्जी भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो मेरा था सिंपल कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लेटाइस एनर्जी घटेगी, और अगर यहां पर चार्ज बढ़ेगा तो लेटाइस एनर्जी बढ़ेगी। तो इस तरफ जाएंगे तो लेटाइस एनर्जी आपकी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं पीछे से पीरियोडिक टेबल में, तो अगर मैं F माइनस की बात करूं एनायन के लिए, फॉर द केस ऑफ एनायन, एनायन के केस की अगर मैं बात करूं F माइनस O2 माइनस, और यहां पर बात कर लूं N3 माइनस, तो चार्ज कहां बढ़ रहा है, इस तरफ चार्ज बढ़ रहा है। तो लेटाइस एनर्जी यहां पर क्या होगी, एनायन के केस में चार्ज बढ़ेगा, एनायन के केस में चार्ज बढ़ेगा तो लेटाइस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपका, यहां पर हाइड्राइड में एनायन तो सेम है, सारे हाइड्राइड में आपके एनायन क्या है बच्चों, सेम है। सारे हाइड्राइड में आपके एनायन क्या है बच्चों, यहां पर सेम है।
जब सारे हाइड्राइड में एनायन आपके सेम है तो मैं निकाल के बताता हूं। देखो सारे हाइड्राइड में आपके एनायन सेम है। अब देखो NaH, NaH से स्टार्ट नहीं करते बच्चों, LiH, NaH, KH, RBH, CSH, ठीक है, ये मैंने स्टार्ट किया। अब देखो कि सारे मोनो एटॉमिक का है और सिमिलर है, सिमिलर है, मोनो एटॉमिक का है, मोनो एटॉमिक हुआ तो सिमिलर है, सेम है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक ही है बच्चों, ये मोनो एटॉमिक होगा। पहले सबसे पहले जस्टिफाई करो, ये सारे आयोनिक कंपाउंड है, हाँ सारे के सारे आयोनिक है, ठीक है। आयोनिक इसलिए एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैक्सिमम आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये आपका कोवेलेंट हो सकता है लेकिन ये मैक्सिमम सारे सब हम आयोनिक की कैटेगरी में लेंगे, बात क्लियर है। नाउ इसका मतलब इसमें हम क्या देखेंगे, आयोनिक कंपाउंड में एनायन को देखेंगे। सबसे पहले एनायन सारे क्या है, मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक हुआ तो क्या देखेंगे, लेटाइस एनर्जी। तो लेटाइस एनर्जी, अब देखो यहां पर एनायन, यहां पर मैं कैटायन बना देता हूं, यहां पर मैं कैटायन बना देता हूं। देखो चार्ज सब पे सेम है, चार्ज सब पे सेम है। अब चार्ज सब पे सेम है और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लेटाइस एनर्जी डिक्रीज होती है। तो लेटाइस एनर्जी किसकी कम होगी, CSH की। जब आपकी CSH की लेटाइस एनर्जी कम होगी तो सबसे ज्यादा लेटाइस एनर्जी किसकी होगी, LiH की। और जिसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, जिसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखो, जिसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान से समझना, कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर हम फजान रूल से निकाले, कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर हम फजान रूल से निकाले। क्यों, आयोनिक कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर, ये सारे आयोनिक कंपाउंड थे, आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना होता तो फजान रूल, लेकिन अगर स्टेबिलिटी निकालना हो तो लेटाइस। कब, जब मोनो एटॉमिक हो, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल मैं बोल देता हूं। देखो जैसे CaH2, SrH2 और BaH2, देखो एनायन ऑल्सो अगेन व्हाट, मोनो एटॉमिक, मतलब एक ही टाइप का है, Ha मोनो एटॉमिक है। फिर अगर मैं इसका देखूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब बताओ, साइज इसका छोटा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इस तरीके से हमने डील किया, मतलब यहां पर क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, लेटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना ये केवल आयोनिक के लिए, ठीक है। अब आप लोगों को एक टाइप का हाइड्राइड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपका मतलब एक आयोनिक या फिर सेलाइन टाइप का हाइड्राइड था, इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। कोई ज्यादा इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है बच्चों, कोई इतना बड़ा आपका रॉकेट साइंस इसके अंदर आपका नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को आगे और भी हम चीजों को ध्यान से समझते हैं। अगला हम देखते बच्चों कोवेलेंट हाइड्राइड, अगला हम क्या देखते बच्चों, यहां पर कोवेलेंट हाइड्राइड। तो देखते बच्चों यहां पर कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड। अब कोवेलेंट हाइड्राइड आपका क्या होता है बच्चों, कोवेलेंट हाइड्राइड आपका क्या होता है, देखो बातों को ध्यान से समझो। तो आपका कोवेलेंट हाइड्राइड आपका क्या होगा, ध्यान से समझना। पहला कौन बनाएगा, मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। जनरली बोल रहा हूं बच्चों में, जनरली मतलब ऐसा होता है, एज्यूम कर सकते हैं, जनरली ऐसा सोच सकते हैं हम, ठीक है। जनरली का मतलब ये नहीं कि इसमें सारे आपके कोवेलेंट होंगे, जनरली का मतलब ये होता है कि आपके ज्यादातर इसमें ऐसे होंगे विद बी एंड FG, BeMg वहां छोड़ा था, यहां BeMg को ऐड किया, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, और इसमें ज्यादा कुछ आपको ध्यान रखना। ये भी आपका क्या होता है, स्टोकियोमेट्री टाइप का होता है, स्टोकियोमेट्री टाइप का होता है, स्टोकियोमेट्री कंपाउंड होता है, वो भी मैंने आपको अभी समझाया क्या होता है, ठीक है। थर्ड मैं आपको बता देता हूं बच्चों यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या होगा, H एटम अटैच
अटैच H एटम्स, 2 मिनट, H एटम अटैच H, यहां पर सुनो, यहां पर एलिमेंट और H एटम के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर जो H होता है, H आपके कौन से फॉर्म में होता है? H प्लस के फॉर्म में, मैक्सिमम आपके H प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। H आपके कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा? H प्लस के। लेकिन यहां पर कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा? H माइनस के, यहां पर भी H माइनस के। इस चीज को ध्यान रखना है, इसमें H प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब H प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो आपके कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी? कैथोड पर आपके हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अभी मैंने ट्रिक बताया था। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड के मैं आपको टाइप्स बताता हूं, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। सबसे पहला मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब समझ गए होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हाइड्राइड मतलब जिसमें बराबर नंबर के इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, और एक होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, एक होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, एक क्या होता है बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। ठीक है, फिर से मैं आपको फिर से बताऊंगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। ठीक है, ये भी होता है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, इसके बारे में समझते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का मतलब क्या होगा? ठीक है, यहां पर ध्यान से समझना, सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एज लोन पेयर। कुछ इलेक्ट्रॉन किसकी तरह प्रेजेंट होंगे बच्चों? लोन पेयर की तरह। लोन पेयर की तरह कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे। देखो जैसे अगर मैं NH3 की बात करूं तो NH3 के साथ हाइड्रोजन है लेकिन N के पास आपका लोन पेयर है। ठीक है, जैसे मैं H2O की बात करूं तो H2O क्या है? लोन पेयर है। कुछ इलेक्ट्रॉन आपके किसकी तरह प्रेजेंट होंगे? लोन पेयर की तरह, और हाइड्रोजन के साथ भी अटैच होंगे। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच टाइप का हाइड्राइड। अब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट टाइप का हाइड्राइड की क्या होगा? नो एनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, कोई भी लोन पेयर आपका प्रेजेंट नहीं होगा। और साथ साथ क्या होगा? नो एनी लोन पेयर आर प्रेजेंट। ठीक है, नो एनी लोन पेयर आर प्रेजेंट, और साथ साथ आपका क्या होगा? all valency are bonded with हाइड्रोजन। मतलब सारी वैलेंसी किसके साथ होगी? हाइड्रोजन एटम के साथ। जैसे CH4 में सारी जो देखो CH4 अगर मैं बनाना चाहूं तो CH4 में सारे अटैच है। ठीक है, CH4 में आपके सारे अटैच है। तो ये इसका एग्जांपल सिंपल आपका क्या बोल सकते हो? CH4, इसका एग्जांपल हो जाएगा CH4। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वो हाइड्राइड का मतलब यहां पर बोल सकते हैं ऑल वैलेंसीज आर बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम, बट वैकेंट ऑर्बिटल आर प्रेजेंट, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल इसके अंदर क्या होगा बच्चों? आपका प्रेजेंट होगा। मतलब ऑल जो आपके वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच होगी, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल इसके अंदर क्या होगा बच्चों? आपका प्रेजेंट होगा। इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होगा? वैकेंट ऑर्बिटल इसके अंदर आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहां पर आपका वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ध्यान से समझना, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वैकेंट ऑर्बिटल किसके अंदर प्रेजेंट होगा? एग्जांपल मैंने आपको बताया था BH3 वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, B2H2 इसके अंदर भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तभी तो ये आपका B2H6 के फॉर्म में होता है, तभी ये आपका B2H4 के फॉर्म में होता है सॉलिड के। तो इस तरीके के हाइड्राइड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। ठीक है, ये मैंने आपको सारे टाइप बता दिए, सारे टाइप मैंने बता दिया। अब इसमें भी मैं देख लेता हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर।
इसमें भी अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों? इसमें भी अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, देख लेता हूं। इसमें भी अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने का एक ही सिंपल तरीका है। अब देखो ये सारे के सारे कौन से कोवेलेंट, पहले कौन से थे? आयोनिक। पहले कौन से थे? आयोनिक। आयोनिक के केस में हमने लेटाइस देखा था फॉर मोनोएटॉमिक एनायंस, और फॉर पॉलीएटॉमिक एनायंस हम देखने वाले थे फजान। लेकिन अब कोवेलेंट के केस में हम क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बच्चों एक्सप्लेनेशन पे जाओ। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड फॉर कौन सा बच्चों? कोवेलेंट। कोवेलेंट हाइड्राइड की बात करें, कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें। कोवेलेंट कंपाउंड में जब भी आपको स्टेबिलिटी देखना हो तो यही तरीका लगाना, ठीक है। अब देखो HF HCH Cl HBr, इसको ऐसे बना देता हूं बच्चों में, बॉन्ड नहीं बना के HF HCl HBr और HI। अब इसमें मुझे निकालना है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड में कैसे निकालूंगा बच्चों? सबसे सिंपल तरीका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, मैंने आपको बताया था क्या? D इक्वल टू RA प्लस RB, ठीक है, माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो दो एटम के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। ये बढ़ेगा तो माइनस वैल्यू बढ़ेगी, माइनस वैल्यू बढ़ेगी तो डिस्टेंस आपका अपने आप घटेगा। तो आप बोल सकते हो कि इसमें क्या होगा? स्टेबिलिटी कोवेलेंट कंपाउंड में इस तरीके से देखना है और आयोनिक में लेटाइस और फजान रूल को देखना है, ठीक है। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें सबसे ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं H2O H2S और H2SE, सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा। यह फॉर्मूला मैंने कहां लिखाया था बच्चों? आपको पीरियोडिक टेबल में, शोमेकर फॉर्मूला, ठीक है, शोमेकर फॉर्मूला। इसीलिए मैं अब बोल रहा हूं कि अब आपके पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का हर चैप्टर में रिवीजन ही होगा, हर चैप्टर में आपका रिवीजन ही होने वाला है। इसके लिए बेफिक्र रहो, ठीक है, इसके लिए बेफिक्र रहो, ठीक है। तो यहां तक हमने निकाल लिया। अब हम बात करते किसकी बच्चों? अब हम बात करते यहां पर एक और टाइप है बच्चों, इसका इंटरस्टिशियल टाइप, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ये इसके बारे में आप अच्छे से जानोगे क्लास 12th में, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल बता देता हूं, अभी मैं आपको, लेकिन इसके बारे में क्लास 12th में आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे, अपने आप ही समझ जाओगे क्या होता है इंटरस्टिशियल टाइप, ठीक है। इंटरस्टिशियल टाइप हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल टाइप का हाइड्राइड। देखो बच्चों क्या होता है इंटरस्टिशियल टाइप के हाइड्राइड में? क्या होता है इंटरस्टिशियल मतलब? क्या होता है इंटरस्टिशियल मतलब? वो कंपाउंड जिसके क्रिस्टल लेटाइस में, देखो जैसे अगर मैं बोल दूं ये मेरा मेटल है, 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 थोड़ी देर के लिए एज्यूम करना मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, ये इस तरीके से बॉन्डेड होंगे। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो बच्चों, ऐसा नहीं होता लेकिन एज्यूम करो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मेटल आपके ये कौन से फॉर्म में बच्चों? आपके क्रिस्टल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? क्रिस्टल फॉर्म में। और ये जो बीच में जो वॉइड्स होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे आपके होंगे इंटरस्टिशियल साइट। अब देखो अब क्या होगा, अब आप नाम से समझ जाओगे कि हाइड्राइड मतलब H माइनस कहां आ जाए? इंटरस्टिशियल साइट पे, ठीक है। तो ये जनरली आपका कौन बनाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट, या फिर मैं सिंपल बोल सकता हूं, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं, या फिर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर मैं आपको बोल दूं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आपके इंटरस्टिशियल बनाते हैं, ठीक है, एलिमेंट, ये आपके इंटरस्टिशियल बनाते हैं। बात समझ में आया? अब हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? हाइड्रोजन बहुत प्यारा होता है, ये इसके वॉइड्स में चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं
कि यह आपका क्या होता है, एक तो हाइड्रो इन दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड हाइड्रोजन एटम्स आर present in voids which is called interstitial साइड. इसको मैं क्या बोलूंगा, इंटरस्टिशियल साइड बोलूंगा. बात क्लियर है, हाइड्रोजन एटम वॉइड्स में आएंगे जो कि आपके क्या होंगे, इंटरस्टिशियल साइड. अब थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूं, सिंपल है. ये आपका नॉन स्टोकियोमेट्री टाइप का होता है, नॉन स्टोकियोमेट्री टाइप का होगा. नॉन स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या हुआ, बात को ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूं. नॉन स्टोकियोमेट्री टाइप का होता है मतलब मैंने लिख दिया TiH 3.95. अब देखो क्या केटायन और एनायन दोनों इंटीजर है, ये मुझे बताओ. यहां पर टाइटेनियम की बात करूं तो टाइटेनियम तो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 3.95. क्या ये इंटीजर है, नहीं है. अगर ये इंटीजर होता मतलब 1 2 3 4 होता तो ये आपका क्या होता, नॉन स्टोकियोमेट्री टाइप. अगर ये इंटीजर होता तो स्टोकियोमेट्री टाइप, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्री कंपाउंड. थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझो अभी फिलहाल. नेक्स्ट मैं बोलता हूं. अब देखो यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम present in interstitial site is not bonded. मतलब हाइड्रोजन एटम जो यहां पर प्रेजेंट होगा वो बॉन्ड में नहीं आएगा, वो बॉन्ड नहीं होगा, इसलिए इसका कोई रोल ही नहीं होगा. इसलिए हाइड्रोजन का कोई रोल ही नहीं होगा. मेटल की प्रॉपर्टी मतलब मेटल कैन रिटेन इट्स प्रॉपर्टी. मेटल की प्रॉपर्टी रिटेन होगी, मतलब मेटल का जो पहले प्रॉपर्टी था हाइड्राइड बनाने से पहले, वही प्रॉपर्टी बाद में भी आएगी. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और मेटल के बीच में यहां पर हम किसी भी टाइप के बॉन्डिंग को नहीं देख रहे हैं. यहां पर हम किसी भी टाइप के बॉन्डिंग को क्या कर रहे हैं बच्चों, नहीं देख रहे, लेकिन पहले हम बॉन्डिंग को देखते थे. बात क्लियर है, काफी इजी कंसेप्ट है. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा तो एक और पॉइंट मैं क्या बोलूंगा, देखो यहां पर हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डेड नहीं है, लेकिन H माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिखा देगा. मतलब इस वजह से ये क्या होगा, इसी वजह से ड्यू टू दिस रीजन ये क्या होगा, इट कैन शो रिड्यूसिंग कैरेक्टर. ठीक है, ये आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर को शो करेगा. और अगर मैं इसके आगे बोलूं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा, बात एक ही है. ठीक है. और मैं अगर मैं बोलना चाहूं इसमें, और मैं डेप्थ में जा सकते, और हम डेप्थ में जा सकते, और डेप्थ में हम क्या जा सकते हैं बच्चों, यहां पर बात को ध्यान से समझना. और डेप्थ में हम यहां पर क्या जा सकते हैं, हम मॉडर्न अप्रोच के थ्रू, जो आपका मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच के थ्रू, चलो ठीक है, मॉडर्न अप्रोच आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं. मॉडर्न अप्रोच में आपका क्या होता है, हाइड्रोजन आने से आपका कभी कभी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज आपका हो जाता है. क्या हो जाता है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी आपका कभी कभी चेंज होता है, मतलब पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. तो ये मॉडर्न अप्रोच में आपको डी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा. मॉडर्न अप्रोच के बारे में मैं आपको कंप्लीटली किसमें पढ़ाऊंगा बच्चों, डी ब्लॉक केमिस्ट्री में, डी ब्लॉक एलिमेंट में मैं आपको पढ़ा दूंगा. ठीक है. वैसे अभी हाइड्रोजन में काम नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा था, लेकिन मॉडर्न अप्रोच आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है. तो इस तरीके से यहां पर इस पॉइंट को हमको समझना है. और जहां जहां मैं बता रहा हूं ना वो चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से समझ लेना. वो चैप्टर में आपका रिपीट होना चाहिए, आपके पास हर चीजों का पूरा मतलब स्पेसिफिक नोट्स बनने चाहिए बच्चों. अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, नोट्स का एक एक लाइन, मेरे मतलब इनऑर्गेनिक का एक एक लाइन अगर आपको याद है तो नीट में तो डिट्टो क्वेश्चन आएगा हूबहू वैसा ही, क्योंकि आपने देखा ही अभी वो हीलियम वाला
पेपर से पहले तुमको पढ़ाया था, तो आप देख सकते हो वैसा ही आया। तो इसी तरीके से आगे भी वैसा ही आएगा, आगे भी वैसा ही आएगा। और इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन मेरे कॉपी से बाहर नहीं जाएगा नीट में। और रही बात जेई में क्वेश्चन कॉपी से ही आएगा, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट कर देगा, बस दो अंतर रहेंगे। जेई में थोड़ा कंसेप्चुअल कर देगा और नीट में वैसा का वैसा छप के आ जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। और जितने कई सालों में आपका इसी तरीके से आता है, ठीक है। ये तो आपका था किसका, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, मतलब हाइड्राइड कंपाउंड। हाइड्रोजन आपका एक हाइड्राइड कंपाउंड बनाता है, उसका मैंने डिटेल आपको बता दिया है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, आई होप कि आपको यहां तक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में H2O, D2O, ठीक है। ये आपका कल का, मैं पहले बता देता हूं, कल का होगा H2O, D2O और साथ साथ आपका क्या होगा H2O2। ये तीन कंपाउंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तीन कंपाउंड्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक होगा, यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो ये तो था आपका पहला कंपाउंड हाइड्राइड। आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।